आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण। ठीक है। ये हमारी इस श्रृंखला में पहली वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, तो आप बने रहना इस पर। और इसमें ये हमारे जो यूपीएससी में और पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस, ठीक है, किसी में भी, बिहार पीसीएस, जिसमें भी ये जिसमें भी पर्यावरण है, सभी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आपको पता है हर एग्ज़ाम में अब पर्यावरण का जो हिस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसे जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है। और आपको बस सुनना है, आपने शायद ये पढ़ा भी होगा, और इसमें बस टू द पॉइंट है, ज़्यादा कहानी नहीं है। इसके बाद और भी हैं जो दूसरे वीडियोस में और भी लेकर के आएंगे, कम से कम 30 लेक्चर होंगे इसके। ठीक है। और इसमें ना पूरा आपको इसमें क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, और पूरा आपको ना पर्यावरण इसमें ख़त्म हो जाएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है परि, दूसरा है आवरण। ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं पर्यावरण। परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब घेरा, यानी चारों ओर का घेरा, उसे बोलते हैं पर्यावरण। चारों ओर का घेरा। पारिस्थितिकी। अब दूसरा शब्द है पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी। एक शब्द तो हो गया एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। दूसरा है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसका अर्थ होता है परिवेश का अध्ययन। ठीक है। क्योंकि लॉजी होता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, तो इसका मतलब होता है परिवेश का जो आप अध्ययन कर रहे हो, चारों तरफ का, अपने सराउंडिंग्स का, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। उसको इकोलॉजी बोला जाता है। ये एक सब्जेक्ट है। और पर्यावरण जो होता है, हमारे आसपास का जो घेरा होता है चारों ओर, उसे पर्यावरण बोला जाता है। तो पारिस्थितिकी जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर, सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। अब देखो, ये डेफिनेशन ये है ना, बिल्कुल ही 2000 पता नहीं 15-16 में डेफिनेशन पूछ ली थी कि पारिस्थितिकी की किसे बोला जाता है। तो इसमें था सजीव और जो निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, आपस में सहकारिता करते हैं, तो उसे ही आप क्या बोलते हो, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हो। जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। वो पता ही होगा, जो स्वयं अपना खाना बना लेते हैं, स्वपोषी मतलब खुद को पोषण करने वाले स्वपोषी, और इन्हें प्रथम उत्पादक भी कहा जाता है। ये जो अब ये कौन भोजन बनाता है, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी मदद से पौधे अपना वो बनाते हैं, खाना बना लेते हैं। तो इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें, सूर्य का प्रकाश। पहला तो सूर्य का प्रकाश भी पड़ना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी दे दो, खाना नहीं बना पाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, उनकी जो हरा रंग होता है ना पत्तियों में, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश आता है तो उसका संश्लेषित करता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। और उसकी मदद से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करता है। और इसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, पत्तियों से ही आती है ये भी, और जड़ों से वो जल प्राप्त कर लेता है। और इन तीनों की चीज़ों की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है, और यहीं से ही अपना भोजन बनाते हैं। अब जो जीव जंतु भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी बोला जाता है। जैसे कि हम हो गए, या कोई भी ऐसे मांसाहारी जीव जो भोजन के लिए किस पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी बोला जाता है। अब जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए उत्पादक, यानी जो हमें पता है उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो एक तो शाकाहारी जंतु हो गए, एक मांसाहारी जंतु हो गए। लेकिन जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, यानी जो पहले पेड़ पेड़ पत्तों को जो खा जाते हैं उन्हें प्रथम चरण के उपभोक्ता बोला जाता है। जैसे मनुष्य हो गए, गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है, प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं, जो कि हम भी जो होते हैं वो उत्पादक यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ये यानी मांसाहारी जो हो गए जानवर, तो ये शाकाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इन्हें बोला जाता है द्वितीय चरण उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय चरण हो गया। जैसे कि पहले पेड़ आ गया, पेड़ को खा लिया किसने, प्रथम चरण के उपभोक्ता ने। ठीक है, शाकाहारी जंतुओं ने, फिर इसको मांसाहारी जंतुओं ने खा लिया, जो कि कहलाएंगे द्वितीय चरण के उपभोक्ता। अब जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया। अब द्वितीय चरण के उपभोक्ता शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव, अगर समझ लो कि ये जो मर गए, द्वितीय चरण के जो उपभोक्ता थे वो मर गए अब, या फिर जो इसमें प्रथम चरण के उपभोक्ता भी हैं वो भी मर गए, ठीक है, मृत अवस्था में हो गए। अब मृत अवस्था में होकर के ये जाएँ कहाँ जाएंगे, तो इनको भोजन के रूप में ना ग्रहण किया जाएगा। तो ऐसे जीव जो इनसे ग्रहण कर लेते हैं उसे बोलते हैं तृतीय चरण उपभोक्ता। ठीक है, या फिर अपमार्जक बोला जाता है। ये जैसे गिद्ध हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, कौवा हो गया, इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अपमार्जक कहा जाता है।
अब प्रथम चरण उपभोक्ता में आता है मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। और दूसरे चरण उपभोक्ता में आता है शेर, चीता, भेड़िया। और तृतीय चरण उपभोक्ता या अपमार्जक में आता है गिद्ध, बाज और चील, कौवा। अब होता है मृतपोषी। ठीक है, जो मरे हुए को खाते हैं मृतपोषी बैक्टीरिया व कवक आदि को कहते हैं। मृतपोषी किसे बोला जाता है? बैक्टीरिया को या फिर कवक को बोला जाता है, बैक्टीरिया या कवक। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी अनेक गैसें हैं। हमें वायुमंडल की पता है, हमें गैसों का वितरण सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी गैस आती हैं। इसका अभी हम वर्गीकरण नीचे देखेंगे। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषक तल, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल आते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इसके अंतर्गत जो पोषक संरचना होती है, पोषक रचना होती है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो उसके अंतर्गत आता है पोषक तल। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा आपका? पोषक तल आ जाएगा, फिर आहार श्रृंखला आ जाएगी, फिर आहार जाल आ जाएगा। ये तीन टर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पोषक तल, फिर दूसरा आहार श्रृंखला, और तीसरा आहार जाल। ठीक है, फूड चेन हो गई और फूड वेब हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो ऊर्जा होती है वो सभी चीज़ के लिए आवश्यकता है, तो पारिस्थितिक तंत्र कैसे चलेगा? बिना ऊर्जा के नहीं चलेगा, तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स कौन है? सूरज है। सौर ऊर्जा से ही सब कुछ यहाँ पर होता है। हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है वो भी सौर ऊर्जा ही है एक तरीके से, इनडायरेक्टली। अब सौर ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त हो रही है। जो सौर ऊर्जा होती है ना, वो डायरेक्ट जैसे 100% ऊर्जा आती है, तो 100 की 100 नहीं मिलती। यहाँ पे तो बस एक पार्ट ही मिलता है उसका। ठीक है, तो उसकी बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही विकिरण आदि के रूप में नष्ट हो जाती है। क्या होता है, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो विकिरण हो जाता है। ठीक है, जो बादल वगैरह होंगे, इसमें एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि अगर सूरज का प्रकाश आता है और पृथ्वी पर आया, और यहाँ पर अगर बादल बने हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश आएगा ये यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा। या फिर जो प्रकाश नीचे भी आएगा तो वो यहाँ सतह होगी, पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी से फिर से ये टकरा करके वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही इससे पहले से बहुत कम आता है और इसमें भी आधा तो टकरा के चला जाता है। इसी को बोला जाता है विकिरण। ठीक है, विकिरण होता है, इसके आदि के रूप में नष्ट हो जाता है। इसका कारण प्रदूषण है। ठीक है, इसका क्या कारण होता है? प्रदूषण है। वैसे यहाँ पर दूसरी बात कही जा रही है तो प्रदूषण वाला, अगर जब प्रदूषण से तो रोशनी आती ही नहीं है। जब जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उसके अंदर बहुत सारी गैस वगैरह निकलेंगी, तो वो भी है ना, उसको बादल सा बन जाएगा और उसको रोक लेंगी किरणों को। ठीक है, तो यही है। तो सौर ऊर्जा का बहुत कम इसमें होता है। अगर इस प्रदूषण को हटा दें हम, ठीक है, जो मानव निर्मित प्रदूषण है उसे हटा दें, तो बिल्कुल आसमान साफ हो जाएगा, तो और थोड़ी धूप और ज़्यादा आ जाएगी। अब प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। यहाँ पर आ गया कि प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो आ रही है, तो उसका है ना कम से कम 1 से 5%, समझे? बस 1 से 5% भाग ही क्या हो जाता है? हरे पौधे द्वारा संचित। हरे पौधे उसको संचित करते हैं और उसी को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, देखो ऊर्जा जो होती है उसे ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसकी शेप बदली जा सकती है। ऊर्जा को बस है ना रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में चेंज हो गई? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई है। और ये कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हरे हरे पौधे इसे चेंज कर रहे हैं, और ये ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम है। अब ये ऐसा कैसे हुआ? बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, लेकिन जो ऊर्जा को कौन करेगा? संरक्षण कौन करेगा? संग्रहित कौन करेगा? तो ये करेगा पेड़ पौधे हो करेंगे। तो पेड़ पौधे है ना, जो पूरी ऊर्जा आती है तो उसमें से कुछ ही का ही 1 से 5% भाग का ही क्या कर पाते हैं? संचित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। बाकी कहाँ चली गई ऊर्जा? बाकी का क्या हुआ? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, घटती संख्या का परिणाम है पेड़। अगर जब पेड़ कम हो जाएंगे तो ये जो संचित होगी ऊर्जा को संचित ही नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा को संचित नहीं कर पाएंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से जो ज़्यादा धूप होगी उसका ज़्यादा पार्ट है ना हमारी पृथ्वी को गर्म करता रहेगा। अब अगला आता है प्रकाश संश्लेषण। और वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो किसकी सहायता से? सूर्य जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। और ये कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है।
ठीक है, एग्जाम में देखो पारिस्थितिकी तंत्र से तो आ गया है, प्रकाश संश्लेषण से भी आ सकता है। तो रासायनिक क्रिया हो गई, रासायनिक क्रिया, ये एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है उसमें, और जल का यूज़ किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और हमने ऊपर देख लिया था क्लोरोफिल, जो यहाँ पर था, ये रहा, क्लोरोफिल देख लिया था पूरा हमने, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सब देख लिया था। अब है अपमार्जक। तो मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वाला जीव अपमार्जक कहता है। फिर से आए, ठीक है, अपमार्जक वो हो जाता है जो मृत जीवों को खा जाते हैं, और इन्हें ना पारिस्थितिक तंत्र के वो कहते हैं झाड़ू लगाने वाले, मतलब साफ सफाई कर देते हैं पूरे पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें बदबू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब मिट्टी में बिल बनाकर रहने वाले जंतु, बिल बनाकर जो कौन कौन से रहते हैं, आपका रहता है चूहा, खरगोश, सांप, चींटी, नेवला, मेढक, दीमक, केंचुआ। ठीक है, ये सारे जो भी रहते हैं वो मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 2023 में, कि मिट्टी में बिल बनाकर रहने वाले जीवों में गिलहरी के बारे में पूछ लिया गया था। तो जो गिलहरी है वो मिट्टी में रहती है, पेड़ पर रहती है, ये पूछ लिया गया था। तो इसमें देखो, इस अभी क्या पता, अभी गिलहरी के बारे में पूछ लिया, अगली बार उस खरगोश के बारे में पूछ ले, चूहे के बारे में पूछ ले, नेवला के, घोंगे, किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में बिल बनाकर कौन सा रहता है। फिर गुफा में रहने वाले, गुफा में कौन रहते हैं, गुफा में रहते हैं आपके शेर, भेड़िया, सियार, उदबिलाव। और देखो उदबिलाव जो होता है वो भी गुफा में रहता है। अब जंगल व झाड़ियों में कौन कौन रहता है, तो नीलगाय रहती है, जिराफ रहता है, हिरण रहता है, बारहसिंगा रहता है। अब पक्षी जो झाड़ियों में रहते हैं, तो बगुला, तीतर, मोर, ये सब झाड़ियों में रहते हैं। अगला है यहाँ पर एक आदमी के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पानी वाला बाबा। कभी पूछा जाए आपसे पानी वाला बाबा किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है, पानी वाला बाबा, और इन्होंने कहाँ पर काम किया था, राजस्थान के ग्रामीणों के लिए। ठीक है, पानी वाला बाबा और शहरी संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए मैग्सेस पुरस्कार विजेता। समझे, तो यहाँ पर यानी जो राजस्थान के ग्रामीणों के लिए कौन है, ये पानी वाले बाबा हैं, और शहरी के लिए है, ये है आपके मैग्सेस पुरस्कार विजेता, यानी इन्हें मैग्सेस पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया है। और इनका नाम है राजेंद्र सिंह। ये क्या है, जल संरक्षण अभियान में व्यस्त है। ठीक है, तो इन्होंने जल संरक्षण अभियान चलाया हुआ है। अब श्री राजेंद्र सिंह जयपुर में शिक्षा मंत्रालय में युवा विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। सरकारी नौकरी छोड़कर वह लोगों के सहयोग से बनी तरुण भारत संघ की इकाई में अपना सहयोग दिया। अब ये आप है ना केस स्टडीज़ वगैरह या ऐसे में, या फिर आप है ना किसी एनवायरनमेंट में जो भी हम अप्रोच अपनाते हो, उस अप्रोच में आप ये लिख सकते हो, है ना, हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो आप इसके बारे में, इनके बारे में आप लिख सकते हो। अब आज राजस्थान के अलवर क्षेत्र में 5 सूखी हुई नदियों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अलवर का जो क्षेत्र है उसमें जो सूखी नदियाँ थी, पानी आया वो इन्हीं की वजह से आया। अब पृथ्वी पर जल के निम्न स्रोत हैं। तो जल के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। ठीक है, 3 है आपके, धरातलीय और भूमिगत और हिमनद स्रोत। अब प्रयागराज जो है, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदियाँ मिलती हैं। ये तो पता ही होगा सबको, जो गंगा यमुना नदियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं, यानी गंगा नदी जाती है, और ऐसे समानता चलती 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 फिर आकर ये मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में ये मिलती है आपके। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में ये इसमें मिल जाती है। अब भूमिगत जल अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, भूमिगत जल जो होता है वो अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि आपको पता है जब भूमिगत जल अधिक शुद्ध क्यों होगा, क्योंकि वो यहाँ से बहुत परतें होती है भूमि में, और जब ये जल जाता है तो ऐसे ऐसे छन छन के जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। समझे, फिर वही जल हम है ना कुओं से या पाइप डाल के निकाल लेते हैं, तो छना हुआ जल होता है, तो वो शुद्ध जल होता है। लेकिन आज का जल ऐसा नहीं है। ये अगर किसी गांव वगैरह में देखोगे जहाँ पर पानी सूखा नहीं है, तो वो जल आपका शुद्ध जल होगा। अब वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों और खेतों में रोककर भू जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ये वर्षा जल संरक्षण आपकी ज्योग्राफी में है, तो तालाबों, झीलों और बांधों एवं खेतों में रोककर भूजल का जो स्तर है उसे बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार से रोकना जल पुनर्भरण या फिर रिचार्ज कहलाता है। अगर आप वर्षा के जल को रोक लोगे, या आप पाँच छत पे भी, घर की जो छत होती है उसमें भी पानी को रोक लोगे, और नीचे उस पानी को रोक करके एक हौंसी बना दोगे, उसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे भी ये जल पुनर्भरण हो सकता है। अब चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, किसी का वायु बस, किसी तो चंद्रमा का क्या, किसी का भी नहीं है। ठीक है, बस पृथ्वी का ही है। अब वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, ये वही है जो मैंने आपसे बोला था,
बहुत सारा वायुमंडल का जो संगठन होता है उसमें कई गैसें होती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा होती है आपकी नाइट्रोजन 78%, फिर होती है ऑक्सीजन 21%, आर्गन होती है तीसरे नंबर पर 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.03%। तो यहाँ पर ये चार गैसें तो हमेशा पूछी ही जाती हैं, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये तो पता चल जाता है नाइट्रोजन है, वैसे तो ये भी नहीं पता होता जो नया नया होता है, उसे तो ऑक्सीजन ही लगता है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, तीसरे नंबर पर आती है आर्गन। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। हर किसी को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की देखो मात्रा क्या है, 0.03% है। इतनी मात्रा होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो रखी है, वो इसी की वजह से हो रखी है। और इसका स्तर जो बढ़ रहा है वो मानवीय गतिविधियों की वजह से बढ़ रहा है। अब पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। मैंने आपको बता ही दिया था, जो भी स्रोत है वो सब सूर्य से ही आता है, जितनी भी ऊर्जा आती है। अब जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब पानी जो भाप बन जाता है, उड़ जाता है, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं। बादल देखो, बादल बनने पर भी बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं। ये तो हम इसमें फैक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी ज्योग्राफी सीरीज भी चल रही है, उसमें भी मैंने अच्छे से समझा दिया है कि कैसे बादल बनते हैं। तो जलवाष्प जब ऊपर उठ जाता है तो उससे वो ठंडा होता है। ठीक है, बिना ठंडा हुआ बादल नहीं बनेगा, ठंडा होगा तभी बादल बनते हैं। और वर्षा होती है। वाष्पीकरण एवं वर्षा वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जल चक्र बोला जाता है। यानी जल जो होगा पहले स्थलमंडल में था, स्थलमंडल से वाष्पीकरण हो गया, तो फिर वो कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया, और फिर पानी जब नीचे आया तो जलमंडल बन गया, फिर जल से फिर स्थलमंडल में हो गया। ऐसे ही आदान प्रदान होता रहता है। अब जल में रहने वाले जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जो घुली हुई ऑक्सीजन से ही प्रश्न पूछा गया है, बीओडी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उससे ही ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और तभी जो सागर वगैरह हैं ये भी ट्रैप होती हैं, इसमें भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रखी होती है। अब वायु में 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। जो वायु में 1/5 भाग है, जो का 1/5 भाग वो आग को जलाने में सहायक होता है। यानी अगर पूरी वायु है, समझे, पूरी वायु का पांचवा 5 पार्ट हैं वायु के, उसमें से एक ऐसा पार्ट होगा जिससे ना आग लग सकती है, समझे। तो जो हम जब आग जलाते हैं, जैसे चूल्हा वगैरह जलाते हैं, सर्दियों में आग लगाते हैं, उसमें फिर हम थोड़ी सी हवा मारते हैं तो आग जल जाती है। तो वो किस वजह से जल जाती है, तो उसमें पूरी 5, अगर पूरी 5 हवा मार रहे हो तो उसमें से बस एक पार्ट होगा जिससे वो आग जल रही है, बाकी 5 से नहीं जलेगी। जल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। जो जल होता है वो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ पर ध्यान देना, जल ही है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार। इसलिए हमें जो प्यास वगैरह लगती है, ये तो पानी की कमी की वजह से भी लगती है, और ये ऑक्सीजन की कमी को भी पूरी करता है। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, ये तो बताइए हमें, जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, तभी तो ये जल में रहने वाले जीव घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। अब स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। ठीक है, यही बोला जाता है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी यही है। जो वन नीति है उसमें भी बोला गया है कि 33%, 1/3 भाग पर तो भाई होना ही चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन अभी पूरा ये हुआ भी नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड में भी यही बोला जा रहा है कि 33% भाग पर होना चाहिए, और यही चीज़ें अभी मीटिंग वगैरह में चलती रहती है। तो ये, और ये ज़रूरी होता है। तो बात जीव जो के लिए जीव जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक होता है। अबे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम, यानी जो पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल, जो हरे रंग का होता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है, पर्णहरिम। क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज, स्टार्च आदि पदार्थ बनाते हैं। अब देखो, जब है ना पौधे जो अपना खाना बनाते हैं, भोजन, तो जो भोजन होता है ना वो किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में ही बनता है, और उसी को बोला जाता है स्टार्च बोला जाता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है एक तरह का ग्लूकोज ही होता है। जैसे आप मार्केट में आता ग्लूकोज आता है ना, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो वही जो स्टार्च, पहले स्टार्च बनता है वही टूट के ग्लूकोज में बदल जाता है। और जो हम फल फ्रूट वगैरह जो भी खाते हैं, या जो भी गन्ना वगैरह खाते हैं, तो वो भी एक तरीके से उनका भोजन ही होता है, स्टार्च होता है। जो हम खाते हैं वो, जो फल हो गया जैसे सेब वगैरह हो गया, वो एक तरह से स्टार्च ही है उसका, तभी हमें वो मीठा लगता है, और स्टार्च मीठा होता है, और ग्लूकोज भी मीठा होता है। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से आती है। ठीक है, तो आप देखो, दो सोर्स होते हैं। ठीक है, प्रदूषण के दो सोर्स होते हैं, एक तो प्राकृतिक और प्राकृतिक हो गया जो नेचुरल, और दूसरा हो गया मानव निर्मित।
तो जो प्राकृतिक में होते हैं, तो प्राकृतिक में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते तो अभी हमारे जो तापमान है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है अभी किसी और ग्रह पर नहीं है, तो अभी होता ही नहीं, तो ज्वालामुखी की वजह से ही है। लेकिन अभी तो इंसानी गतिविधियों ने इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को बढ़ा दिया है, समझे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जो गैसें जो आती हैं, सबसे ज़्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं इससे, जलवाष्प भी निकलता है, और सल्फर वगैरह ये भी गैस भी निकलती हैं। अब लकड़ी, कोयला, फंडी, एलपीजी और घी, वनस्पति तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से, ये जलने से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। तो लकड़ी हो गया, लकड़ी, कोयला, फंडी, एलपीजी, वनस्पति, ये जितने भी हो गया, इन सब से निकलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये वायुमंडल में जो ज्वालामुखी हो गया, ये तो प्राकृतिक हो गया, और ये जो हम कर रहे हैं ये वाला मानव निर्मित हो गया। अब जैव पदार्थों को सड़ने की क्रिया के दौरान मुक्त गैसों से, ठीक है, और क्या होता है दूसरा, वायुमंडल क्यों गर्म हो रहा है, और दूसरा जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान मुक्त गैसों से, जो मीथेन गैस वगैरह होती है, तो इससे भी ना, जब ये सड़ते वगैरह तो इससे गैस निकलती है, और इससे भी जो वायुमंडल है वो गर्म होता रहता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, जुगाली करने वाले मीथेन किस किस से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मीथेन कहाँ से निकलती है, जुगाली करने वाले जानवरों से, या फिर खेत के धान से, और जो पानी जहाँ भरा होता है, मार्शलैंड, वहाँ से निकलती है। तो ये सभी जगह से निकलती है। अब सभी प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैसों से, जब हम ऑक्सीजन जब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर ही ले रहे होते हैं। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को पेड़ों का प्रोसेस उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, समझे, लेते हैं। तो अगर कहते हैं कि अगर आप रात में पेड़ों के पास सोओगे ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये बताओ, जब आप किसी और के साथ सोते हो, जैसे कोई किसी की शादी हो गई, वो अपनी बीवी के साथ सो रहा है, कोई बच्चा माँ के साथ सो रहा है, या फैमिली एक साथ सो रही है, अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो वो क्या छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, वो कुछ और थोड़ा ना छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, अरे एक कमरा है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं, तो पहले वो कमरा ठंडा होगा, लेकिन 10 मिनट बाद 5 लोग अगर उस कमरे को बंद कर दें, तो वो बहुत गर्म हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जो लोग बाग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो उसमें भर जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो हम पेड़ों की बात करते हैं ना, वो गलत करते हैं। पेड़ों के नीचे सो, कुछ भी सो, वहाँ पे ऑक्सीजन खुले में है, आपको मिलेगी ऑक्सीजन। लेकिन ये बंद कमरे में सोना बहुत ज़्यादा वो होता है, खतरनाक होता है, समझे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। खूब सो भाई, जिसे भी सोना है उसे सो। अबे, उद्योगों की चिमनियों, शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। शीतलता जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, एसी वगैरह हो गया, यहाँ से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनमें कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मेथेन होता है। ये सारी गैसें निकलती हैं, ठीक है। इन्हें अपशिष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपशिष्ट गैस, यानी कचरे वाली गैस। यानी जो कचरा एक तरह से हम बाहर फेंक देते हैं, तो ये गैस भी वही होती है जो कचरा होती है, ये गैस एक तरीके से, और ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो, और जो मीथेन होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। अब ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं, ठीक है, प्रदूषित करना मतलब गर्म करती हैं, प्रदूषित भी करती हैं, जहरीली भी होती हैं। अब जनसंख्या वृद्धि में से होने वाली समस्या, अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जनसंख्या अगर वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि होने से सबसे पहले खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। फिर जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, आवास की समस्या आ जाएगी, जलापूर्ति और स्वच्छता की समस्या आ जाएगी, जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सब जगह गंदगी वगैरह होगी, चिकित्सीय सुविधा में कमी आ जाएगी, ठीक है, कितने सारे लोग होंगे, डॉक्टर वगैरह होंगे नहीं ज़्यादा, तो सुविधाओं में कमी आ जाएगी, रोजगार की समस्या आ जाएगी, यातायात में असुविधा आएगी क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी, प्रदूषण की समस्या हो जाएगी, जितने व्हीकल होंगे उतने फिर प्रदूषण फैलेगा, और पेयजल की समस्या आ जाएगी क्योंकि पानी संसाधन है वो खत्म होता चला जाएगा। तो ये सारी समस्याएं ना उत्पन्न होने लग जाएंगी। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये एक फैक्ट है, इसे ध्यान रख लेना। विश्व जनसंख्या दिवस दिवस कब मनाया जाता है, 11, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं, ठीक है, सबसे सबसे ज़्यादा आधे से अधिक लोग रहते हैं, और भारत तो अब नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रति वर्ष बढ़ती है, ठीक है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी तो है ना,
भारत में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। लेकिन अब भारत का भी जो जनसंख्या पर वो बढ़ कम हो गया है, उसकी प्रतिशत दर कम हो गई है, लेकिन जितना भी वो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। अब जल, नदी, वर्षा, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियाँ जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परतों को बहाकर ले जाते हैं तो इसे मिट्टी का कटान कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का कटान, और इसको बोला जाता है आपका सॉइल इरोजन कहा जाता है इसे। ठीक है, जो इंग्लिश में मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन। इसमें जो ऊपरी पर जो परत होती है वो हट जाती है, और वो किसकी वजह से हटती है, बहता हुआ जल होगा उसकी वजह से वो भाग के ले जाएगी। नदी, वर्षा, वायु, ये सब क्या करेंगे, ये शक्तियाँ एक तरह से काम करती हैं। जो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो, और जो ऊपरी परत होती है ना, वो उपजाऊ परत होती है और इसे वो हटा के ले जाती है। इसे मिट्टी का कटाव कहा जाता है, और इसमें फिर पेड़ पौधे वगैरह नहीं उग पाते। अब उर्वरक वे पदार्थ जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, जो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं, यहाँ पर उर्वरक बताया गया है कि कौन से पदार्थ उर्वरक कहलाए जाते हैं। तो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो गोबर, हरी खाद और कंपोस्ट, जैविक खाद, कार्बनिक खाद आदि उर्वरक की होते हैं। ठीक है, तो उर्वरक वो चीज़ें होती हैं जो खेतों वगैरह में डाले जाते हैं, और जिससे जो आपकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, फर्टिलिटी जो पावर होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। अब टिड्डी पौधों की पत्तियों को खाती है। आपने पिछले कुछ सालों पहले सुना होगा कि टिड्डी दल का हमला होता है, गर्मियों में ये शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, और इससे सारी फसल वो बर्बाद हो जाती है। अब मेंढक, केंचुआ तथा अन्य जीव जो प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए लाभकारी हैं, तो कौन कौन से हैं, मेंढक, केंचुआ और अन्य जीव, इन्हें किसान मित्र बोला जाता है। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। समझे, तो केंचुए को ध्यान रखना, किसान का मित्र कहा जाता है। ये मिट्टी को क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। किसान, आप केंचुए की तो खाद भी आती है, गोबर होता है बहुत सारा, गोबर को ऐसे लंबे लंबे इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसमें गोबर बहुत सारा डाल देते हैं, फिर इसमें केंचुए को छोड़ दिया जाता है। तो 3 महीने के अंदर केंचुए इस गोबर को खा करके है ना अपना मल त्याग देते हैं, और उससे क्या बन जाती है, पूरा खाद तैयार हो जाती है, और इस खाद का उपयोग वो फिर खेतों में कर सकते हैं, और ये बेचते भी हैं इसको। तो ये एक तरह से एक व्यवसाय भी बन गया है, और केंचुआ का यहाँ पर केंचुआ पालन भी होता है। और ये मिट्टी को क्या कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा करके, ठीक है, भुरभुरा कर देते हैं, यानी जब ये मिट्टी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उससे भुरभुरी हो जाती है। ये खोदते रहते हैं मिट्टी को, तो इसके अंदर क्या होता है, वायु अंदर जाने का मार्ग देते हैं। जब मिट्टी खुद जाएगी अंदर, तो है ना मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, वायु, अब जो मार्ग बन जाएगा उससे है ना अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी। म- ठीक है, और जिससे नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हवा जाएगी, तो हवा जाएगी तो इससे नमी भी बढ़ती चली जाएगी, और ये मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, इसलिए किसान का मित्र बोला जाता है केंचुए को, इस सब की वजह से। अब रसायनों के प्रयोग से इनकी संख्या कम हो जाती है, जब हम रसायन डालते हैं। अभी तो हमने ये वाला डाला, गोबर खाद वगैरह उर्वरक डाला, तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो इनका खाना होगा एक तरीके से। लेकिन जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, ये केंचुओं को मार डालती है, इसके लिए एसिड का काम करती है एक तरीके से, और इन्हें ही मार डालती है। अब कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कीटनाशक रसायन का छिड़काव करते समय गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कीटनाशकों के यूज़ करने से ना बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो गई थी, तो वो उनको फिर रोक लगा दी गई। तो इसको रोकने के लिए अगर आप कैसा भी कीटनाशक डाल लो, चाहे वो हानिकारक हो या ना हो, आपको हमेशा गैस मास्क लगाना चाहिए। फिर रासायनिक खाद, तो अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक खाद होती हैं। तो इन रासायनिक खाद के नाम याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारी रासायनिक खाद है। फिर कल्टीवेटर, ये क्या चीज़ है, तो कृषि यंत्र जो खरपतवारों को नष्ट करने, खेत में खाद मिलाने, मिट्टी के ढेलों को ऊपर लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे बोला जाता है कल्टीवेटर। जो एक यंत्र है, एक कृषि यंत्र है, ठीक है, जो खरपतवारों के लिए यूज़ होता है, खरपतवारों को नष्ट कर देता है ये, और खेत में जो खाद मिलाने के भी काम आता है, और मिट्टी के जो ढेले वगैरह बन जाते हैं उनको भी तोड़ देता है ये। अब किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा की डेफिनेशन है, क्योंकि हम कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं करते। तो ऊर्जा क्या बोला जाता है, तो किसी कार्य को करने की क्षमता, आप कितना कार्य कर सकते हो, आपकी कितनी क्षमता है, तो उसी को बोला जाएगा ऊर्जा, कितनी आप में ऊर्जा है। ऊर्जा हमने देख लिया क्या होता है। अब इस ऊर्जा से ही ये सारे आगे के प्रश्न है, इसे ना हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब सा हो रहा है, तो दूसरा पार्ट इसका मैं लेकर के आऊँगा, वैसे भी आधा घंटा हो गया। तो यहाँ से ऊर्जा से हम ये सेकंड पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बने रहना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।